लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोगों को, कुछ लोग बोलते हैं ये फ्रॉड है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कुछ लोग बोलते हैं बहुत सही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। प्रॉब्लम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन लेजिट चीज है, प्रोवाइडेड आप सही चीज करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि लोग सिर्फ सोच रहे हैं, एक्शन ही नहीं ले रहे। मैं अगर इधर बैठ के आज मैं बोलूंगा जिशान भाई मेरे अकाउंट में 500 करोड़ रुपए आ रहे हैं, मैं दिन भर सोचूं, मैं सारे टेक्निक कर लूँ, वो अजीब अजीब आजकल टेक्निक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, होपोनोपो, फिर उसके बाद एफर्मेशन तो बहुत पुराना है, विजुअलाइजेशन है ये भी पुराना है, लेकिन आजकल तो बिल्कुल 150 तरीके के आ चुके हैं। अगर मैं इधर बैठ के बस यही सोचता ना 500 करोड़ 500 करोड़ 500 करोड़ 500 करोड़, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, मेरी डेथ बॉडी इधर ही बन जाएगी, तो भी वो 500 करोड़ नहीं आने वाले। राइट 500 करोड़ सोचने के बाद मैं एक इंस्पायर्ड एक्शन लूंगा उसके प्रति, तब जाके मैं उस चीज को अचीव कर पाऊंगा। और ये आपको हर होली टेक्स्ट में मिलेगा, कुरान ले लीजिए, बाइबल ले लीजिए, भगवत गीता ले लीजिए, हर होली टेक्स्ट में ये चीज लिखी गई है, आस्क एंड इट इज गिवन बट यू हैव टू वर्क फॉर इट। कर्म करते जा फल की चिंता ना कर। व्हाट इज दैट? कि सबकॉन्शियस आपका काम करेगा, लेकिन आप काम तो करो। You have to work towards your goal. Right. हेनरी फोर्ड की बहुत फेमस कहानी है, नेपोलियन हिल ने जो बताई हुई थी कि हेनरी फोर्ड भाई गए, उन्होंने बोला कस्टमर के लिए कार बनानी है, और वो कार की टेक्नोलॉजी नहीं थी। उन्होंने लोगों को बोला कि बनाओ, तो सारे वो लोग बोले इंजीनियर नहीं बन पाएगा, बोले बनाओ, बोले नहीं बन पाएगा, बनाओ नहीं बन पाएगा, बोले मैं जानता ही नहीं हूँ, बना के देखो, फिर बोले शायद बन जाए, फिर बना के देखो, बना के देखो, बना के देखो, फोकस बना रहा, और उसके बाद 20वें दिन पे वो गाड़ी बन गई। बोले हाँ सर हमने क्रैक कर लिया, गाड़ी बन सकती है। राइट ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वन ऑफ माय फेवरेट क्लासिक बुक्स है थिंक एंड ग्रो रिच, अमेजिंग। तो अच्छा, ये किताबों का भी एक बहुत इंटरेस्टिंग रूल है, आपके तो पूरा करियर काइंड ऑफ बुक्स के अराउंड ही बना हुआ है। तो ये ना बहुत, देखो सिंपल सी बात है जिशान भाई, आप और मैं, क्यों किताब पढ़नी चाहिए किसी को भी इन जनरल इन द वर्ल्ड ऑफ शॉर्ट फॉर्म टेक्नोलॉजी, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, क्यों किताब पढ़नी चाहिए? 2 रीज़न है, और ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी करते हैं। वॉरेन बफेट क्यों 350 पेजेस रोज पढ़ते थे, आज भी पढ़ते हैं, करेक्ट। किसी भी बड़े आप फंड मैनेजर को देखोगे, वोरेशियस रीडर है, आज भी मुकेश अंबानी हफ्ते की 2 किताबें पढ़ते हैं। अच्छा ओके, क्या जरूरत है भाई उनको, इतना बड़ा इंसान है क्या? बिकॉज ही वांट्स टू रिमेन, एंड वो ऐसा नहीं कि सिर्फ पेट्रोकेमिकल पढ़ रहे हैं या डेटा पढ़ रहे हैं, वेरी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। चार्ली मंगर तो खुद कहते थे कि भाई आपको एक स्विस नाइफ जैसा होना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, यूनिडायरेक्शनल नहीं होना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल, तब जाके आप सोच पाओगे हर तरीके से, पर्सपेक्टिव्स होने चाहिए। दैट इज प्रिसाइजली व्हाट दे आर ट्राइंग। तो बुक पढ़ने से पहले क्या होता है, आपका न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होने लग जाते हैं नए। जैसे देखो आप जितना जिम जाते हो उसके हिसाब से आपके मसल डेवलप होते हैं, मसल ग्रोथ होता है, मेंटल वर्क आप जितना करोगे उतना आपका ग्रोथ होने लग जाएगा, एज सिंपल एज दैट। दैट इज नंबर 1। सेकेंड चीज़ है, हम लोगों के पास ना लिमिटेड टाइम है। हमारे पास मोटा मोटी 25,000 दिन है जब हम इस प्लेनेट पे अभी चलने वाले हैं, ठीक है। 25,000 में हम 25,000 किताबें नहीं पढ़ सकते, 250 किताबें भी शायद पढ़ लें तो अच्छी बात है, अगर बीच बीच में, क्योंकि लोगों के पढ़ने की इतनी आदत नहीं है। यूएस में 28% से डिक्लाइन हो चुका है रीडिंग हैबिट, स्ट्रेंजली। इंडिया में तो हैबिट शुरू करनी पड़ेगी पहले बहुत लोगों को बिफोर इट डिक्लाइन। बढ़ रही है, इधर बढ़ रही है, दैट इज गुड, थैंक्स टू पीपल लाइक यू। तो वो थोड़ा एजुकेशन वहाँ पर पढ़ रहा है। बट इंटरेस्टिंगली क्या हो रहा है कि एक आप और मैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 80, 90, 100 साल तक जिएंगे, लिमिटेड लाइफ। उस लिमिटेड टाइम पे खुद हर चीज़ करना, एक्सपीरियंस करना, ये पॉसिबल नहीं है। सो व्हाई नॉट टू लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस, अदर्स मिस्टेक। जिसने वो मिस्टेक करी है वो हम रिपीट ना करें। एग्जैक्टली। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने काफ़ी सारी चीज़ें किताबों से, जैसे कुछ चीज़ें समझ ली, जैसे काफ़ी सारे बिलियनर्स ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि हमारी सबसे बड़ी गलती थी कि हमने सारी चीज़ें एक ही वेंचर में लगा दी और हमने कैश ही नहीं रखा, और जब वो फेल हो गया तो हम 10 साल पीछे हो गए। तो एक चीज़ समझ में आ गई, सारा पैसा एक जगह नहीं लगाना है, चाहे स्टॉक मार्केट में जितना भी उस्ताद बन जाओ। मेरे 9 जगह पे मैंने पैसे लगा के रखे हुए, रियल एस्टेट हो गए, बॉन्ड्स हो गए, रिट्स हो गए, सब वेरिड टाइप के बिजनेस हो गए, जो भी हैं सब जगह लगा के रखे हैं, क्योंकि मैं तो वर्स्ट के सिनेरियो मान के चल रहा हूँ। एलियन ने अटैक कर दिया स्टॉक मार्केट पे, स्टॉक मार्केट खत्म हो गया, कुछ भी हो सकता है भाई। मतलब दिस इज अ वेरी आउट ऑफ द बॉक्स थिंग। बट भाई कोरोना भी किसने सोचा था, आ गया ना, कोविड हिला दिया था सबको। तो और कितने खाने पीने के बिजनेसेस जिनके पास कैश रिजर्व नहीं थे, रातों रात बंद हो गए। राइट। मैं मुंबई आता हूँ, मुंबई में मैक्सिमम ड्राइवर्स मेरे को ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं हमारा फूड का बिजनेस था बिफोर कोविड, फिर वो आ गया, माल पड़ा रह गया, कोई लिया नहीं, डेट में चले गए, खत्म हो गए, फिर हम अब ड्राइव कर रहे हैं। सो द पॉइंट है, लाइफ इज सो अनसर्टन, अनप्रिडिक्टेबल है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने इनकम्स को भी डाइवर्सिफाई कीजिए। एवरेज मिलियनर हैज 7 सोर्सेज ऑफ इनकम, दिस इज वेल वैरिड। आपको क्या लगता है वॉरेन बफेट इतने बड़े क्यों बने? वॉरेन बफेट, लोग बोलते हैं देखो वॉरेन बफेट ने ना कभी भी ट्रेनिंग नहीं दी, वॉरेन बफेट ने कभी टिप्स नहीं दी। अरे भैया उनके पास 9 सोर्सेज ऑफ इनकम थे, 9 तरीकों से कैश फ्लो आ रहा था। गीको में उन्होंने इन्वेस्ट किया तो उधर से फ्री कैश फ्लो आता, तो उसी पैसे को तो इन्वेस्ट करते थे। आपको क्या लग रहा है पहाड़ आसमान से उनको पैसे आने लग गए थे? सो ही हैड दोज 9 एरियाज जहां से उनको पैसा आता था।
लोग बात करते हैं राकेश झुनझुनवाला जी ने, राकेश झुनझुनवाला तो सिर्फ ट्रेडिंग करते, किसने बोला था ट्रेडिंग? थोड़ा गूगल तो करो, तब जाकर पता लगेगा। राकेश झुनझुनवाला पहले ब्रोकिंग बिजनेस थे, तो ब्रोकरेज से कमाते थे। दूसरा, वो एल्केमी कैपिटल में कंसल्टिंग बोर्ड में थे, उधर की भी फीस अलग से आती होगी। तीसरा, वो मूवी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते थे, इंग्लिश हो गई, कियन का भी आई थिंक सो किया हुआ है, काफी सारी इस तरह की मूवीज है जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया राकेश झुनझुनवाला ना। चौथा, जुहू के पास मैक्सिमम प्रॉपर्टीज इन्वेस्टमेंट के पर्पज से उन्होंने लिए थे 300-400 करोड़ रुपए के, ताकि उसको वो बाद में बेच के उससे पैसा कमा सके। पांचवा, बैंगलोर में जाके हॉर्स रैंचेस के इधर भी इन्वेस्टमेंट उनके चलते थे। सो पॉइंट इज, राधा किशन दम्मानी सिर्फ ट्रेडिंग से बनाया भैया, उनका मेन नेटवर्थ उस चीज से बना है जिसका ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं है, डी मार्ट से उनका मेन नेटवर्थ बना है। सो पॉइंट यू गॉट टू अंडरस्टैंड, एवरी इंडिविजुअल, आप जितना भी बोल लो। फिर कुछ लोग बोलेंगे, अभी एक दूसरा नरेशन रहता है कि भाई जब इन्वेस्टिंग से इतने पैसे बनाते हैं तो ये तो सोशल मीडिया में नहीं आता। जिशान भाई, आपको मैं बता दूं कि दुनिया का जो सबसे बड़ा हेज फंड वो होता है जो मिनिमम 15 करोड़ रुपए एक क्लाइंट से लेता है। दुनिया का जो सबसे बड़ा हेज फंड चलाता है ब्रिज वाटर हाउस, उसका जो ऑथर है रे डालियो, जो चलाते हैं, जिन्होंने प्रिंसिपल्स, एक बहुत ही प्यारी किताब लिखी हुई है। तो मैं आपको बता दूं, रे डालियो भाई साहब भी तो यूट्यूब पे रेगुलरली आते रहते हैं, क्या जरूरत है? नहीं, बिलियनर लोगों के पास तो बिल्कुल टाइम नहीं होता, ये सब खुद ही मन घंटा। अगर बिलियनर के पास टाइम नहीं होता ना, तो भाई साहब हमारे इलॉन भैया एक्स पे जाके ये नहीं करते डोज कॉइन आज ऊपर चले जाएगा, बिटकॉइन आज नीचे चले जाएगा, और वो इधर उधर कमेंट बाजी नहीं करते, जुकरबर्ग आजा अपन बॉक्सिंग खेलते हैं, वो सब नहीं करते। तो ये सब धारणाएं, गलत धारणाएं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड वाली चीज़ें हटाना शुरू करो। बिलियनर्स हैव ऑल द राइट टू एंजॉय देयर लाइफ इन देयर ओन वेज। वो उनका वो पर्पस ड्रिवन है। इलॉन मस्क का पर्पस इसमें, इलॉन मस्क इज लिविंग अ हायर पर्पस। उसका मेन पर्पस तो वो बोल चुका है, भैया मेरे को मंगल में एस्टैब्लिशमेंट करना है ये right. और अभी हाल फिलहाल में जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हेन दिस विल गेट रिलीज, तो उन्होंने पूरा 9 स्टोरी की बिल्डिंग लॉन्च करके उसको वापस वहां पर पकड़ा, कैच पकड़ा। तो जस्ट इमेजिन, वो अलग पर्पस पे खेले जा रहे हैं। एक बार क्या हुआ था, बिकॉज इलॉन मस्क की बात आई, तो इलॉन मस्क के साथ एक और व्यक्ति थे, स्टीफन हॉकिंग। वो दोनों एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे थे। इलॉन मस्क और स्टीफन हॉकिंग एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे थे कि 2029 तक हम एलियंस को स्पॉट करके रहेंगे। अच्छा। इनका पर्पस ही अलग चल रहा था। अलग ही। तो स्टीफन हॉकिंग से एक बार जब एक इंटरव्यूअर था, तो वो देख रहा है स्टीफन हॉकिंग सबको हंस के, जिन लोगों को नहीं पता फोटो जाके सर्च करो पहले स्टीफन हॉकिंग कैसे दिखते थे, फिर पता लगेगा। जो लोग दुखी होते हैं ना, ये उन लोगों के लिए भी इसके बाद एक मैसेज दूंगा, दुखी होते हैं कि भाई लाइफ में बहुत इंस्पायरिंग है। आई थिंक उनकी किताब भी थी ना यार, मैं नाम भूल जा रहा हूँ, इन टाइम मशीन या कुछ ऐसा करके कुछ, तो भी फिजिक्स की एक किताब है। तो स्टीफन हॉकिंग से ना एक इंटरव्यूअर देख रहा है, वो सबको हंस के आंसर दे रहे हैं, ऐसा करके दे रहे हैं। व्हील चेयर पे रहता है एक बंदा जो कंप्यूटर से बात करता है, उनके 10% बॉडी पार्ट काम करता है, दैट्स इट, करेक्ट। 10 ये भी ज्यादा बोल दिया आई थिंक सो। वो तो मतलब आसिफ शायद से ब्रेन था, वो ब्रेन का ही मैंने 10% काउंट किया है, बाकी तो कुछ काम नहीं कर रहा था। तो ना एक इंटरव्यूअर ने पूछा, देख रहा है तो हंसते खेलते मतलब आंसर सबको दे रहे हैं। बोले भाई आपके पास तो कुछ भी नहीं है, टेक्निकली तो बॉडी भी नहीं है, आप खुश कैसे हो, आप आंसर कैसे दे रहे हो? तो उन्होंने आंसर दिया स्टीफन हॉकिंग ने कि यार 21 साल की उम्र में मुझे पता लग गया कि ऐसी चीज़ों के बारे में सोच के कोई फ़ायदा नहीं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो क्यों ना मैं उन चीज़ों पे वर्क करूं जिस पे मेरा कंट्रोल, मेरी खुशी पे मेरा कंट्रोल है, मेरे विजन पे मेरा कंट्रोल है, मेरे थॉट पे मेरा कंट्रोल है। मैं अपने पर्पस पे वर्क करूंगा और मैं खुश रहूंगा। तो निक जो एक ऑथर है, उनके भी हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कुछ नहीं है, मोटिवेशनल इज द बिगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर। लेकिन हम लोग रोते रहेंगे, यार मेरे को संजना छोड़ के चले गई है, अब तो मैं नसें काट लूंगा, ये काट लूंगा, वो काट लूंगा। अनफॉर्चुनेटली कई लोग कर भी लेते हैं, कर रहे हैं। कोटा में आप देखिए, अरे भाई ये सब डिप्रेशन की बात करें, डिप्रेशन किसको बोलते हैं मैं बताता हूँ। अगर आप 1900 साल के 1900s में अगर आप पैदा हुए होते, जब तक आप 14 साल की उम्र के हो रहे हो, तब तक स्पेनिश फ्लू आ जा रहा है, 22 मिलियन लोग उधर मर गए, ठीक है, नौकरियां नहीं लग रही, चलो वो छोड़ो। जब तक आप 29 साल के हो रहे हो, तब आपको लगा चलो मैं नौकरी करता हूँ एक अच्छी वाली, घर बार चलाऊंगा, तब दुनिया का सबसे बड़ा रिसेशन आ गया, 1929 का ग्रेट डिप्रेशन आ गया। 25 साल तक आप पैसा नहीं कमा सकते हो, उस चीज़ से आप निकल रहे हो, आप बोलोगे चलो अब मैं इधर से निकल गया हूँ, तो कोरियन वॉर हो गया, वियतनामीज वॉर उसके बाद फॉलोड अप हो गया, आप बोलते हो चलो कुछ नहीं, बीच में 2 वर्ल्ड वॉर हो गए, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 हो गए। आप 75 की उम्र तक जब पहुंचते हो, 75 तक पहुंचते हो, तब तक तो आपके पास ना सेविंग है, ना इनकम है, ना ढंग की फैमिली, हर बार डर से कि कल मेरे सर पे बॉम्ब ना गिर जाए, ये चीज चल रहे हो। अरे वो बंदा डिप्रेस नहीं हो रहा है और आप छोटे छोटे फेलियर से यहां पर डिप्रेस हो रहे हो। यू गॉट टू अंडरस्टैंड, डिप्रेशन ना आजकल एक फैशन स्टेटमेंट बना दिया है।
आए दिन हर इन्फ्लुएंसर को, आई एम गारंटी, एटलीस्ट फाइनेंस और बिजनेस वालों को ना एटलीस्ट 50 से 100 मेल महीने के आते होंगे, मैं सुसाइड करने वाला हूँ। आपको आए कभी मैसेज या मेल? आए। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे को एक बंदे ने, मैं बड़ा ना इमोशनली अटैच्ड हो जाता था। मेरे को मेरे दोस्त ने बताया, भाई अगर तुम सबको एंटरटेन करने लग जाओगे ना, इट इज़ गुड, बट ये तुम्हारे मेंटली ड्रेनिंग हो जाएगा। और उसने मेरे को एक बहुत सही चीज़ बोली, बोले जो सुसाइड करने वाला होता ना, वो बता के नहीं करता। बता के नहीं करेगा। मैंने बोला बात तो सही, वो चाह रहा है आप रोक दो उसका, आप रोको, आप पैसे से कुछ हेल्प कर दो, कुछ कर दो। तो हाँ, तो मेरा ना ये एक मैसेज रहेगा सबके लिए ज़ीशान भाई कि आप अगर कोई मेंटल ट्रॉमा से जा रहे हो, आपको सही में लग रहा है कि कुछ इशू है, स्पीक टू समवन। सही, दैट्स द ओनली सोल्यूशन। ये मत सोचो मेरे माँ क्या बोलेगा, मेरे बाप क्या बोलेगा, अब्बू क्या बोलेंगे, नहीं। क्या होगा, एक लठ पड़ेगी, 2 चाटे पड़ेंगे, घर पे बंद कर देंगे, बात कर लो यार। उससे नहीं करना, अपने एक बहुत घनिष्ठ दोस्त उससे बात करो, जस्ट स्पीक। एंड लेट मी टेल यू, 90% प्रॉब्लम्स हम अपने दिमाग में बना लेते हैं, वो कभी मटीरियलाइज होती ही नहीं है। आप खुद सोचो, मैं बताता हूं, मैं अपना एग्जांपल देता हूं। जब तक ये चीज़ें क्लैरिटी नहीं आई थी लाइफ में, जब मेरा एम था कि भाई मैं एक दिल्ली का बहुत बड़े कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन करूं, उसके हिसाब से मेरे जब मार्क्स नहीं बने तो मेरे को लगा था दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। बट हमारे टाइम पे डिप्रेशन ये चीज़ें वर्ड नहीं चलती थी। तो आई वाज लाइक यार पता नहीं अब क्या होगा, ठीक है जैसे तैसे करके चले जाते हैं। आज वही इंस्टीट्यूट में मैं 3 बार सेशन ले चुका हूँ, ठीक है। अगेन गोइंग टूवर्ड्स, एक तो हमें पता कि कभी IIT से बुला लें, IIT से बुला लें। 11 IITs मैं दे चुका हूँ अभी तक। बाद में पता लगा यार और खुल गए हैं, अब तो देने पड़ेंगे। टॉप वाले सारे कवर हो चुके हैं, वो इन्वाइट करते हैं। नेक्स्ट, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत लोगों को नहीं पता, आपके पॉडकास्ट में पहली बार रिवील करता हूँ, मैंने ये 10 TEDx दिए क्यों हैं। बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो क्या हुआ था, 2016 में एक XYZ इंस्टीट्यूट से, पुणे के बहुत प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है, आया TEDx का कॉल लेटर, मतलब कॉल आया। तो मैंने फॉर्म वॉर्म कुछ एक दिया था, मैंने भरा और मैं गया। उन्होंने उनके मेल में ये लिखा था, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव बीन सिलेक्टेड एज अ स्पीकर, दिस आर द डेट्स यू आर गोइंग टू डिलीवर। अब TEDx बड़ी चीज़ भाई, हमने तो घर बार 2016 तो और भी बड़ी चीज़, सबको बता दिया। अब क्या हो गया कि उन्होंने एक बार बुलाया, बोले आप हमारे इधर आइए। मैंने इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए पहली बार प्रॉपर फॉर्मल्स, ब्लेजर्स और ये खरीदे, ठीक है। मैं जाऊँगा, अच्छे से करूँगा इस हिसाब से। अब मैं उधर पूछा, उन्होंने थीम पूछा, ये पूछा, बढ़िया सब कुछ दिया, ठीक है। अब क्या हो गया कि आफ्टर 11 days मैं बार बार उनसे फॉलो अप कर रहा हूँ कि नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, क्या करना है, कुछ प्रैक्टिस होगी, बिकॉज आई डोंट नो, मेरी पहली बार है, फर्स्ट टाइम है। पता लगता है कि भाई 2 राउंड थे, मेरे को ये पहले नहीं बताया गया था, और फाइनल राउंड में मुझे नहीं लिया गया क्योंकि उस समय पे कुछ यूट्यूबर चल रहे थे, उनको फेम वैल्यू ज़्यादा चाहिए था, तो वो यूट्यूबर को ले लिया गया, ठीक है। अपन तो कोई सोशल मीडिया पे थे ही नहीं तब, मतलब अपना एक पर्सनल फेसबुक अकाउंट था 400 फ्रेंड्स वाला, 400 में 400 भी नहीं 300 होंगे, वो 300 को कहीं ना कहीं मिला हुआ था, ऐसे वाले फ्रेंड्स थे, और वो वाला चीज़ था। तो मैंने बोला दैट वाज शॉकिंग फॉर मी। तो मैंने बोला यार टेक्निकली इंग्लिश उन्होंने गलत लिखी थी यार, सिलेक्टेड क्यों लिखना है, यू हैव बीन क्वालिफाइड फॉर द फाइनल राउंड, ऐसा लिख देते हैं। तो उस दिन ना मेरा एक दिन में बड़ा हताश निराश हुआ। मतलब आई वाज 2016 रिलेटिवली यंगर ऑल्सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने शपथ खा ली, आज के बाद ना अपनी औकात इतनी बनाऊंगा, जब तक ये लोग TEDx वाले खुद नहीं बुलाएंगे तब तक मैं कभी नहीं जाऊंगा। टिल डेट मैंने आज तक कोई TEDx का फॉर्म नहीं भरा है, वो खुद बुलाते हैं। मैंने 4 TEDx कैंसिल भी किया। अब इंटरेस्टिंगली अगस्त 2024 उसी सेम कॉलेज का मुझे आया, सर हमारे इधर TEDx हो रहा है, आप आ रहे हैं। मैं जा सकता था, बट फिर मैंने लिखा विद ड्यू रिस्पेक्ट अनफॉर्चुनेटली आई कांट कम, एंड मोस्ट लाइकली अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक TEDx देके आई एम गोइंग टू वाइंड अप दिस एंटायर थिंग। तो ये मैं खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए ये था, और मैंने इसलिए किसी भी TEDx पे, मेरे सारे TEDx लाइव हैं यूट्यूब पे जो डले हैं, मेरे को आप किसी में ब्लेजर या इसमें नहीं देखोगे। मैंने सोचा भाड़ में जा, अपना ब्लेजर पहनूंगा ना बेचूंगा, अपने दम पे जिसको बुलाना है वो बुलाएंगे। तो वो औकात बनानी पड़ी, एंड भगवान ने साथ दिया, ईश्वर ने साथ दिया, दुआ रही लोगों की, एंड कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत राइट। अगेन आपने अपने ऊपर फोकस किया, मैंने अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट भी किया कि सही में यार शायद क्यों लेंगे वो, मतलब मैंने अभी तक क्या ही उखाड़ा है, जीवन में कुछ करा ही नहीं था। एंड देन क्या हुआ था कि मैं स्टार्टअप कम्युनिटी में घुस गया था उस समय पे, एंड देन मेरा जो पहला प्रॉपर इन्वेस्टेशन आई थिंक सो 2019 का आया, 18-19 आया, बिकॉज उस समय पे मैंने कुछ 2 स्टार्टअप्स पे इन्वेस्ट किया था। मैं ज़्यादा इन चीज़ों को पब्लिक नहीं करता हूँ, एज ऑफ नाउ भी 11 स्टार्टअप्स हैं जहाँ पर मैंने छोटा मोटा कुछ ना कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है, एंड दे आर एट गुड वैल्यूएशंस ऑल्सो। अच्छा, हाँ, बट
हाँ, उनमें से 2 अभी तक पैसा नहीं निकल पाएगा मेरा उसमें लग रहा है, बट ठीक है, लेट्स सी, स्टार्टअप इज दैट गेम। हाँ, बट साइकोलॉजी ऑफ मनी में भी ये चीज़ बताइए, मैक्सिमम स्टार्टअप्स हम डालते हैं, करेक्ट नहीं, और वो मैंने वही करा हुआ है, मेरा नेटवर्थ का 5% उससे ज़्यादा मैंने ओवरऑल डिप्लॉय नहीं किया है। मतलब मैं उसको स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग के हिसाब से ले रहा हूँ, गया तो गया, लेकिन मेरा ये है कि अगर उनमें से 2 भी 100x बन गया, मेरा काम निकल गया ना, सिंपल सी बात है। स्वापी से ये बात आ रही है, क्योंकि आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि बार बार अगेन हम कई बार हम चीज़ों को लेकर ना बहुत अपने दिमाग में कई बार बना लेते हैं चीज़ों को, ये है, ये इससे खुशी मिलेगी, बट एक्चुअली में अगर हम अपने ऊपर ही काम करते तो फिर लोग खुद ही पीछे आएंगे। कई बार हम जिस चीज़ के पीछे जा रहे हैं, कई बार शायद वो पैसा होगा, शायद वो गाड़ी होगी, शायद वो बंगला होगा, बहुत सी चीज़ें होगी, उसके पीछे हम जाते हैं, बहुत निराश हो जाते हैं, बट एक्चुअल में अगर हम सिर्फ अपने ऊपर ही काम करते रहे, लोग खुद ही आएंगे। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।